जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज इसी क्रम में हम हिंदी के एक अलग टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और वह टॉपिक है स्त्री विमर्श। अस्मितामूलक विमर्शों के कुछ बिंदुओं में स्त्री विमर्श अपनी एक खास पहचान बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। स्त्री विमर्श में जिन बिंदुओं को लेकर चर्चा परिचर्चा या बहस की जाती है वह है स्त्री, जो इस समाज की आधी आबादी के रूप में जानी जाती है। स्त्री पर अचानक बात क्यों की जाने लगी या स्त्री को केंद्र में रखकर बातचीत कर क्या इससे पूर्व नहीं किया जाता था, या स्त्री को केंद्र में क्यों लाने की जरूरत पड़ी, इन सभी बिंदुओं पर जो प्रश्न उठ रहे हैं या जिन प्रश्नों की यहाँ व्यंजना दिखाई पड़ रही है, वही कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श को एक मुखरता प्रदान करती है। यह सत्य है कि आज वर्तमान समय में जिस तरीके से स्त्री को केंद्र में रखकर बातचीत की जा रही है, स्त्रियों पर कहीं ना कहीं एक आवरण या एक छलाव का जो स्वरूप पीछे बनता हुआ दिखाई पड़ता था, या आज स्त्रियां मुखर होकर जिस तरीके से उन सभी छलाओं को, उन सभी प्रवृत्तियों को, उन सभी शोषणों को कहीं ना कहीं उकेर रही हैं, उसका विरोध कर रही हैं, उसका प्रतिरोध कर रही हैं, वह छलाव आज वर्तमान स्थिति में किस रूप में दिखाई पड़ रहा है या उसका स्वरूप क्या है, इसी को हम स्त्री विमर्श के केंद्र में देखने और समझने की कोशिश करते हैं। स्त्री विमर्श जिन बिंदुओं को लेकर उपस्थित होता है, वह भारतीय समाज में जो नारी है, जो स्त्री है, जो कहीं ना कहीं एक एक जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानव की अंग है, मानव का एक स्वरूप है, उस स्त्री की जो दशा है वह किस तरीके से दिखाई पड़ती है। तो यह स्त्री केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के सभी स्त्रियों पर ये पहल देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि समूचे स्त्री जाति की जब विषय को लेकर, जब स्त्री के जीवन को लेकर जब बातचीत की जाती है, उसके स्थितियों को लेकर जब चर्चा परिचर्चा किया जाता है, तो यही चर्चा परिचर्चा का स्वरूप स्त्री विमर्श का व्यापक रूप होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि स्त्री विमर्श के केंद्र में पुरुषवादी सोच, रूढ़िवादी तथा परंपरावादी जो सोच है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की पहल की जाती है। इसके अतिरिक्त जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें जो उत्पन्न जड़ता है, जो विभेद है, जो अमानवीय प्रवृत्तियां हैं, जो असमानता के बिंदु हैं, तथा जितने भी बंधन या कहीं ना कहीं जो रिश्तों में दरार उत्पन्न करने की जो पहल है, जहाँ स्त्रियों के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जाती है, जो उसकी अस्मिता या उसकी पहचान को दबाने की कोशिश की जाती है, उन सभी बिंदुओं की यहाँ न केवल पड़ताल की जाती है, बल्कि उस पड़ताल के सभी आवरणों का यहाँ पर एक तरह से मूल्यांकन किया जाता है कि ये कौन कौन से बिंदु हैं, ये कौन कौन से मानक हैं जो उसकी अस्मिता को एक ओर जहाँ दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं उसके स्वतंत्र जीवन जीने, उनके जो मानवीय मूल्य हैं उनको प्राप्त करने में भी बंधक उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को हम स्त्री विमर्श के इन जो आयाम है, जो स्त्री विमर्श का जो स्वरूप है, उसमें हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि स्त्री विमर्श एक व्यापक अपना क्षेत्र स्तर लिए हुए दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं को लेकर आवाज उठाई जाती है, उसमें जो स्त्री की अपनी एक पहचान, स्त्री के जो अपने अधिकार, स्त्री के जो अपने मानवीय मूल्य
अपने होने की जो बोध है, जो अपनी पहचान है, उसको तो रेखांकित किया ही जाता है। साथ ही साथ यह भी पहल की जाती है कि किस तरीके से एक स्त्री अपने जीवन को समृद्ध बना पाए, अपने जीवन को एक स्तरीय जीवन के रूप में ढाल पाए। इसी कोशिश में स्त्री विमर्श आज निरंतर प्रयत्नरत भी है और आंदोलनरत भी है। स्त्री विमर्श पर बात करने से पूर्व हम विमर्श के कुछ स्वरूप को देख लेते हैं और तत्पश्चात हम फिर स्त्री विमर्श पर बात करते हुए आगे एक एक बिंदु को समझेंगे। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि जो स्त्री विमर्श में जो विमर्श शब्द है वो क्या है। विमर्श शब्द अंग्रेजी के डिस्कोर्स शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द है। इस शब्द का सामान्य अर्थ है विचार विनिमय करना, जीवंत बहस करना, सोच विचार करना, चर्चा परिचर्चा करना अथवा संवाद करना। अर्थात जब किसी भी बिंदु को लेकर, किसी भी विषय को लेकर चर्चा परिचर्चा किया जाता है, बातचीत किया जाता है या संवाद किया जाता है, तो यही चर्चा परिचर्चा, बातचीत, संवाद या विचार विनिमय का स्वरूप ही विमर्श कहलाता है या डिस्कोर्स कहलाता है। डिस्कोर्स अंग्रेजी शब्द है और उसी का हिंदी समानार्थी शब्द विमर्श है। वीरेंद्र सिंह यादव विमर्श को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि विमर्श का अर्थ है जीवंत बहस। जीवंत बहस का तात्पर्य हुआ कि जब दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और उस बातचीत से कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो लिखते हैं कि विमर्श का अर्थ है जीवंत बहस, किसी भी समस्या या स्थिति को एक कोण से न देखकर भिन्न मानसिकताओं, दृष्टियों, संस्कारों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं का समाहार करते हुए उलट पुलट कर देखना, उसे समग्रता से समझने की कोशिश करना और फिर मानवीय संदर्भों में निष्कर्ष प्राप्ति की चेष्टा करना। कहने का तात्पर्य वही है कि जब हम किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो उसके गुण अवगुण, उसके सकारात्मक नकारात्मक सभी बिंदुओं पर बातचीत करते हैं, सभी बिंदुओं की कहीं ना कहीं पड़ताल करते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी भी विषय को लेकर, किसी भी तत्व को लेकर, किसी भी घटना परिघटना को लेकर आपस में बैठकर जब बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के दौरान जितने भी आयाम प्रदर्शित होते हैं, जितने भी बिंदु दिखाई पड़ते हैं, उस बिंदु का कहीं ना कहीं एक एक करके जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब उस पर बातचीत करते हैं और उन बातचीत के माध्यम से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो यही जो बातचीत का जो क्रम है, जो सिलसिला है, वो विमर्श कहलाता है। अब हम स्त्री विमर्श पर बातचीत यदि करें तो चूंकि जब विमर्श शब्द स्त्री के साथ जुड़ जाता है, यही विमर्श जब स्त्री के साथ जुड़ जाता है, तब इसके तात्पर्य का जो स्वरूप होता है वह है स्त्री को केंद्र में रखकर उसकी उपेक्षा एवं अवमानना के कारणों की पड़ताल करना तथा यह भी जानने की कोशिश करना कि क्यों स्त्री जाति समाज के हाशिए पर रहने के लिए मजबूर हुई। अर्थात क्या कारण था, कौन से ऐसी स्थिति थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण कोई स्त्री हाशिए पर ढकेल दी गई, या अर्थात उसको मानव शरीर होने के बावजूद भी मानव के स्वरूप, मानव के जैसा व्यवहार नहीं किया गया, उसे अमानवीय कहीं ना कहीं शोषण, अमानवीय तरीके से उसके साथ छलाव किए जाते रहे, उसको निरंतर छला जाता रहा, उसे दबाया जाता रहा, उसका शोषण किया जाता रहा। तो इन्हीं स्थितियों का मूल्यांकन हम यहाँ पर कर पाते हैं या करने की कोशिश करते हैं। चूंकि स्त्री विमर्श स्त्री के शोषण, दमन को समाप्त करके उसके वास्तविक अधिकारों को स्थापित करने की वकालत करता है, साथ ही साथ यह उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश भी करता है। यह स्त्री की स्थिति, उसका इतिहास, उसकी मानसिकता आदि को अलग से रेखांकित करने की पहल भी करता है। अर्थात स्त्री विमर्श के अंतर्गत
उन सभी बिंदुओं को शामिल किया जाता है जो कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जितने भी आयाम होते हैं, उन सभी आयामों को स्त्री के नज़रिए से देखने की कोशिश किया जाता है और यह देखने की कोशिश की जाती है कि वह कौन-सी स्थिति है जो उसे ऐतिहासिक दृष्टि से उसके साथ छलाव करती रही है। वो कौन से वो कौन से तत्व हैं, वो कौन-सी घटना है, वो कौन से बिंदु हैं जो स्त्री को स्त्री के स्वरूप में न देखते हुए उसके साथ सदैव छलाव किया जाता रहा, उसके साथ शोषण किया जाता रहा, उसको कहीं न कहीं मानसिक या शारीरिक रूप से उसे हीन बनाने की कोशिश की जाती रही। तो इसी पहल को, इसी स्थिति को समझने, जानने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं, अर्थात स्त्री विमर्श के अंतर्गत किया जाता है। स्त्री विमर्श स्त्री की मुक्ति, समानता, अस्मिता की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय आदि की पक्षधर है। यह स्त्री मुक्ति आंदोलन और उससे उपजे कई सवालों का नया आयाम है। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री जो विमर्श है वह स्त्री की मुक्ति की बात करता है, उसकी समानता की बात करता है, उसकी अस्मिता की स्वतंत्रता यानी उसके स्वतंत्र होने या स्वतंत्र जीवन जीने की पहल को अंजाम देता है, उसके साथ सामाजिक न्याय करने की पहल करता है, बात करता है। इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए स्त्री विमर्श उन सभी घटना परिघटनाओं पर बातचीत करते हुए या बातचीत करने के क्रम में एक-एक बिंदु को रखकर उसको न केवल जाँचने परखने की कोशिश करता है, बल्कि उसके सभी जो हीनता बोध है, उसके पीछे के जो शोषणकारी या षड्यंत्रकारी जो साजिशें हैं या जो बिंदु है, जो पहल हैं, उनको भली प्रकार देखने समझने की कोशिश भी करता है। तो स्त्री विमर्श का स्वरूप जो है वह बहुत व्यापक है। यही कारण है कि जो स्त्रियां एक सदियों तक किसी छलाव में, किसी शोषण में जकड़ती रहीं, आज वह अपने आप को स्वतंत्र होने या स्वतंत्र कराने की पहल में निरंतर प्रयासरत है। स्त्री मुक्ति का जो अर्थ है मात्र देश मुक्ति नहीं है। आज जो बिंदु लेकर ये कहा जा रहा है कि स्त्री मुक्ति की जो बात की जा रही है वह सिर्फ उसके देह की मुक्ति से नहीं है, बल्कि इसका मतलब स्त्री की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुक्ति से है। स्त्री को वर्षों की गुलामी से मुक्त कर समाज के हाशिए से उसे मुख्य धारा में शामिल करने की दिशा में पहल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात उसकी जो मुक्ति है वह सामाजिक रूप से मुक्ति है, उसकी आर्थिक रूप से मुक्ति है, उसे कहीं न कहीं जो राजनीतिक रूप से छले जाने की जो एक साजिश है उससे मुक्ति है। तो इस तरह से जो वर्षों से जो उसकी गुलामी है, जो उसके दासता के जो जंजीरों में जकड़े रहने की एक पहल की जाती रही है, उससे मुक्त कराने की पहल यहाँ पर की जाती है और यही मुख्य धारा में शामिल कर उसे एक नई दिशा देने, उसे एक नई पहल स्थापित करने की कोशिश स्त्री विमर्श के अंतर्गत की जाती है। क्योंकि स्त्री विमर्श पितृसत्ता के विरोध में स्त्री के व्यक्तिगत अनुभवों को उजागर करने की पहल करता है। स्त्री की मानवीय पहचान के साथ साथ उसकी मुक्ति के लिए गुहार लगाता है। इसका मूल स्वर प्रतिशोधात्मक नहीं, प्रतिरोधात्मक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पितृसत्ता का विरोध करता है। पितृसत्ता जहाँ पर स्त्रियों को हीन बनाने, स्त्रियों को नीचा दिखाने, स्त्रियों को एक घर के दायरे में कैद कर रखने, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा जो उसे नीचा दिखाने, उसे हीन बताने की पहल जहाँ की जाती है, इस तरह की पहल से मुक्त दिलाने की कोशिश स्त्री विमर्श के अंतर्गत की जाती है। साथ ही यह प्रतिरोध का स्वर है। प्रतिरोध यानी उन सभी बिंदुओं के खिलाफ प्रतिरोध, उन सभी मूल्यों के खिलाफ प्रतिरोध जिस मूल्यों से स्त्री को दबाने, उसे शोषित करने, उसे कहीं ना कहीं वंचित करने, उनके अधिकारों से
उनके उनके अधिकारों को प्राप्त करने से रोकने की जो पहल की जाती रही है। तो इस तरह से उन सभी बिंदुओं को, उन सभी आयामों को यहाँ पर स्थापित करने की या उस का विरोध करने की कोशिश की जाती है, जो कहीं न कहीं स्त्री को स्त्री बनने या स्त्री के अपने वास्तविक जीवन को जीने में बाधा उत्पन्न करती रही है। स्त्रीवादी चिंतन की दृष्टि से पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लिंग भेद, स्त्री पुरुष के मध्य संरचनात्मक असमानता आदि इसका मूल आधार है। तो जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता एक वर्ण व्यवस्था का बहुत बड़ा व्यापक रूप है। इसी पितृसत्ता के कहीं न कहीं अंतर्गत वर्ण व्यवस्था टिकी हुई है, और वर्ण व्यवस्था में जो पिता का दायित्व है वह उसके वंश के रूप में पुत्र को सौंप दी जाती है, और इस तरीके से पुत्र का ही वर्चस्व आगे बनता रहता है, और यही वर्चस्व स्त्री को या जो जो महिला है उसको हीन बनाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ पुरुष को तो विलासी बनाता है, पुरुष को स्त्रियों के अंदर वस्तु या सौंदर्य की जो एक एक इच्छा होती है उसको डेवलप करने की कोशिश करता है, लेकिन स्त्रियों में भी हीनता बोध, स्त्रियों में कहीं ना कहीं अपने को सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करने की एक सोच को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शित करने की पहल करता है। तो इससे रोकने, लिंग भेद जैसे असामाजिक मूल्यों को कहीं ना कहीं इससे इससे वंचित करने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है। तो स्त्री जो वादी चिंतन है वही कहीं ना कहीं इसके व्यापक मूल्य है, इसके व्यापक संरचनात्मक बिंदु हैं। पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री को न केवल कैद कर रखा बल्कि उससे अपनी मानवीय गरिमा, संपत्ति, सत्ता से अपदस्थ कर दासता के जकड़नों में इस प्रकार जकड़ दिया जिससे बाहर निकल पाना संभव ही नहीं हो पाता। अर्थात पितृसत्ता वह जकड़न है जहां पर स्त्रियों को नीचा दिखाने, स्त्रियों को जकड़नों से जकड़ने, स्त्रियों को असामाजिक मूल्यों के कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की पहल इसके अंतर्गत की जाती है। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां हैं उनके मानवीय मूल्यों से वंचित करना, उनकी गरिमापूर्ण जीवन को छिन्न भिन्न करना, उन्हें कहीं ना कहीं संपत्ति या सत्ता से अपदस्थ करना, ये सभी पितृसत्ता का ही एक कहीं ना कहीं रूप है, पितृसत्ता का ही एक पहल है जिससे इन सभी बिंदुओं से स्त्रियां वंचित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो पितृसत्ता की कितनी व्यापक अवधारणा है, व्यापक एक स्त्रियों को नीचा दिखाने की पहल है कि पितृसत्ता का स्वरूप किस तरीके से उसे अपदस्थ करता हुआ नजर आता है, इसको हम बखूबी यहाँ देख और समझ पाते हैं। पितृसत्ता की इसी मानसिकता को उकेरते हुए हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव ने कुछ इस प्रकार से अपने भावों को द्रष्टव्य करते हुए लिखा है कि पुरुष ने स्त्री के खून में यह भावना संस्कार की तरह कूट कूट कर भर दी कि वह सिर्फ शरीर है, वह शरीर के सिवा उसकी किसी और से पहचान इनकार करता है। औरत उसके लिए सुमुखी, पयोधरा, छीड़कटी, बिलवस्तिनी, सुभगा, भागवती है। या अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों ने बचपन से ही जो लड़के और लड़की के बीच में जो अंतर उत्पन्न किया और लड़कियों के अंदर यह डाला कि तुम कोमल हो, तुम नाजुक हो, तुम्हारा शरीर बहुत ही इस तरह से बना हुआ है कि तुम कठिन कार्य नहीं कर सकती हो, तुम इस तरह के जो वरिष्ठ जो कहीं ना कहीं कार्य हैं उससे तुम अपने को बचा के रख सकती हो। सुंदर और जो मनमोहक छवि है उसमें तुम अपने को निरूपित कर सकती हो। तो इस तरीके से बचपन से ही उसे पुरुषों और स्त्रियों के बीच के दीवार में कहीं ना कहीं बांटने की जो पहल की जाती है वह
उस एक समाज के द्वारा बचपन से ही स्त्रियों के अंदर पिरोया जाता है और यही पिरोने की पहल निरंतर चलती रहती है। यही कारण है कि आगे वह अपने शरीर के सिवा, अपने अपने होने के सिवा कुछ नहीं समझ पाती और मानसिक गुलामी, मानसिक प्रताड़ना का शिकार वह निरंतर होती जाती है। इस तरह से वह सिर्फ शरीर के रूप में जानी जाती है, अर्थात पुरुषों ने उसे यह मानसिक रूप से यह बता देने की कोशिश की कि तुम केवल और केवल एक शरीर की पहचान हो, इसके अतिरिक्त तुम्हारी एक पहचान क्या है, तो वह है सुमुखी। सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, पयोधरा, छीणकटी, अर्थात एक सुंदर आवरण, बनावटी रूप जो होता है उसके रूप में, विलवस्तनी, सुभगा, भागवती, ये तमाम तरह के जो प्रतिबिंब है, जो प्रतीक हैं, उसके लिए गढ़ दिए गए। तो यहाँ पर राजेंद्र यादव जी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो ये पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, वह स्त्रियों के को हीन बनाने, स्त्रियों को कहीं न कहीं नीचा दिखाने की पहल में अपने आप को किस तरीके से पारंगत बनाता है, अपने आप को किस तरीके से इस तरीके से सुदृढ़ बनाता है कि स्त्रियां सदैव उसका गुलाम बनी रहें, सदैव उसके दासत्व को स्वीकार करती रहें। और इसमें कहीं न कहीं पुरुष सदैव अग्रणी बनता रहा है, सदैव आगे अपने कार्यों को प्रतिस्पर्धित करता हुआ नजर आता रहा है। चूंकि स्त्री विमर्श अथवा स्त्रीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो नारी को उनके अधिकारों के प्रति सचेत तो करवाता ही है, यह आंदोलन स्त्रियों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एवं आर्थिक, खास तौर पर घरेलू हिंसा के विरोध की मांग करता है। अर्थात स्त्री विमर्श का जो आंदोलन है वह स्त्रियों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, उन सभी मापदंडों के खिलाफ सोचने, विचार करने की पहल करता है, उसे दृष्टि प्रदान करता है, जो कहीं ना कहीं उसे स्त्री बनने या स्त्री होने की अवधारणा में दखल पहुंचाते हैं। वह सभी मानक को तोड़ने की कोशिश करता है या उसके प्रति एक दृष्टि प्रदान करने की कोशिश करता है, जो कहीं ना कहीं स्त्रियों को उसके अधिकारों से वंचित करता है, उसे स्वतंत्र जीवन जीने से रोकता है। तो इस तरीके से स्त्री विमर्श एक व्यापक दायरे के रूप में दिखाई पड़ता है। स्त्री विमर्श के संबंध में विद्वत जो रचनाकार हैं उनके कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत हैं कि वो स्त्री विमर्श को लेकर किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो उसमें मैत्रेयी पुष्पा का नाम सर्वोपरि दिखाई पड़ता है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी विचारों से स्त्री विमर्श को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जो नारीवाद ही स्त्री विमर्श है, अर्थात नारीवाद ही जो है वही स्त्री विमर्श है। यानी कि जो नारी की वर्तमान समय में स्थिति है उसकी चर्चा करना ही स्त्री विमर्श है। अर्थात जो वर्तमान समय में स्त्री दिखाई पड़ रही है, जो नारी दिखाई पड़ रही है, जो स्त्रियों की दशा है, वह दशा क्यों है या उसकी किस तरह से स्थिति है, पुरुष और नारी के बीच असमानता क्यों है, उस असमानता को दूर करने की जो पहल है वह होनी चाहिए। अर्थात समान व्यवहार, समान तरह से जीवन जीने की पहल स्त्री पुरुष के मध्य होना चाहिए। यही कहीं ना कहीं मैत्रेयी पुष्पा का कहने का तात्पर्य है। कात्यायनी जी का कहना है कि स्त्री विमर्श अथवा स्त्रीवाद पुरुष और स्त्री के बीच नकारात्मक भेदभाव की जगह स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है। वस्तुतः इस रूप में देखा जाए तो स्त्री विमर्श अपने समय और समाज के जीवन की वास्तविकताओं तथा संभावनाओं की तलाश करने वाली एक दृष्टि है। कुल मिलाकर जो स्त्री विमर्श है वह एक दृष्टि है, इस प्रकार की दृष्टि जो कहीं स्त्रियों को रोकने, स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करने की पहल की जाती है, उसके खिलाफ देखने समझने की एक दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही साथ उन सभी मूल्यों को खंडित करने की पहल करता है जिन मूल्यों को कहीं ना कहीं स्त्रियों से छीनने, स्त्रियों को वंचित करने की पहल में की जाती रही है। इस क्रम में मनीषा कुलश्रेष्ठ
का जो कथन है वह भी प्रासंगिक ठहरता है, जो लिखती हैं कि स्त्री मुक्ति का सवाल स्त्रियों को खुद अपने अपने खुद के लिए निर्णय लेने से लेकर एक मनुष्य के रूप में आज़ादी से जुड़ा प्रश्न है। स्त्री मुक्ति सड़े गड़े विरोधी पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी व सामंती मूल्यों के प्रति विद्रोह भी है, अर्थात उस तरह के कार्यों के खिलाफ विद्रोह करता है जो सड़ी गड़ी सोच, जड़तावादी मानसिकता और पितृसत्तात्मक या ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, वर्ण व्यवस्था है, उसके खिलाफ यह कुठाराघात करती है और यह बताने की कोशिश करती है कि जो स्त्री है वह भी मानव है और उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, उससे भी समान तरह से अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो पुरुषों को प्राप्त होता है उसी तरीके से जीवन उसे भी जीने की एक पहल की जानी चाहिए। तो इस तरीके से इस प्रकार की जो सवाल हैं, जो इस प्रकार के जो बातचीत हैं, वो कहीं न कहीं स्त्री विमर्श के अंतर्गत किया जाता है और यही विमर्श का व्यापक रूप हम देख पाते हैं। चूँकि सामंती मूल्य और ब्राह्मणवादी जो सोच है वह इस जड़ता को, इस जकड़न को और समृद्ध बनाता है और इसी कारण से इस तरह की व्यवस्था को कहीं न कहीं ढप किया जाता है, इस तरह की व्यवस्था नीचे होती हुई दिखाई पड़ती है। कस्तवार की परिभाषा यहाँ प्रासंगिक दिखाई पड़ती है। वे लिखती हैं कि स्त्री विमर्श स्त्री के जीवन के अनछुए अनजाने पीड़ा जगत के उद्घाटन के अवसर उपलब्ध कराता है, परंतु उसका उद्देश्य साहित्य एवं जीवन में स्त्री के दोयम दर्जे की स्थिति पर आंसू बहाने और यथास्थिति बनाए रखने के स्थान पर उन कारकों की खोज से है जो स्त्री की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। वह स्त्री के प्रति होने वाले शोषण के खिलाफ संघर्ष है। रेखा जी का मानना है कि जो जड़ता है, जो जीवन के अनछुए पहलू हैं, जो कहीं न कहीं स्त्री के जीवन को मार्मिक बनाते हैं, उन सभी पहलुओं की फिर से उन्हें प्राप्ति कराना स्त्री विमर्श का एक मूल बिंदु है। साथ ही साथ उन सभी जड़ताओं, उन सभी पारंपरिक मूल्यों, उन सभी रूढ़िवादी सोचों के खिलाफ आवाज़ उठाना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, उनके एक-एक विषय की पड़ताल करते हुए, उनके छुपे हुए या उनके पीछे के रहस्यों को जानकर उनको स्त्रियों के जीवन से दूर करने की कोशिश करना ही स्त्री विमर्श का एक रूप है और स्त्री विमर्श का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। तो इसके लिए वह कहती हैं कि जो स्त्री है वह जितने उसके शोषण के आयाम हैं, जितने भी बिंदु हैं जिनसे उन्हें दबाने और शोषित करने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही स्त्री विमर्श का मुख्य बिंदु माना जाना चाहिए। इस क्रम में चंद्रकांता जी का भी कथन प्रासंगिक ठहरता है। वो लिखती हैं कि जो स्त्री विमर्श को बृहत्तर अर्थों में परिभाषित करना चाहे तो वह घर, परिवार, समाज, नीति और राष्ट्र नीति में नारी की अस्मिता, अधिकार और उन अधिकारों के लिए संघर्ष चेतना से जुड़े संवाद की संकल्पना है। वहाँ सामाजिक धार्मिक अंध रूढ़ियों में दबी पीसी स्त्री की आहें कराहें ही नहीं बल्कि शोषक व्यवस्था के विरुद्ध उसका आक्रोश विद्रोह भी है। साथ ही स्त्री की गरिमापूर्ण सशक्त छवि गढ़ने की मुहिम भी है। चंद्रकांता जी का जो यहाँ वक्तव्य है वह बताने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से वह घर परिवार के अंतर्गत समाज की वो नैतिक मूल्यों को, वो नीतिगत और जो नारी के लिए ज़रूरी बिंदु हैं उनको वो ओढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। उससे उसकी मुक्ति कराना, उससे उसके आवरणों, उन सभी आवरणों से उसे दूर करने की पहल यहाँ पर करने की कोशिश स्त्री विमर्श का मुख्य केंद्र बिंदु है और इसीलिए उसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उन सभी मूल्यों से कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश स्त्री विमर्श के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्त्री विमर्श जहाँ एक ओर स्त्री के प्रति होने वाले शोषण, दमन
अमानवीय व्यवहार आदि को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्र एवं सम्मानित जीवन प्रदान करने की पहल करता है, तो वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक जड़ता, रूढ़िवादी एवं परंपरावादी सोच के खिलाफ कुठाराघात करते हुए न केवल इसे समूचे जड़ से उखाड़ फेंकने की पहल करता है, बल्कि स्त्री को वे सभी मानवीय मूल्य प्राप्त कराने की पहल भी करता है जो उसे ससम्मान जीवन प्रदान कर सके। अर्थात उन सभी मूल्यों को प्राप्त करने की पहल इसके अंतर्गत की जाती है जिन मूल्यों से स्त्री अपने आप को एक ससम्मान जीवन जी पाए, एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाए। तो इस तरीके से स्त्री विमर्श के स्वरूप को हम व्यापक स्तर पर देख पाते हैं कि किस तरीके से उन बिंदुओं को यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए दिखाया जाता है। यही कारण है कि स्त्री मुक्ति आंदोलन एवं विचार विमर्श के केंद्र से स्त्रियों की मुक्ति हेतु जिन बिंदुओं को प्रमुखता प्रदान की गई है, उनमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। जिन बिंदुओं पर बातचीत की गई है स्त्रियों के कहीं ना कहीं उद्धार के लिए, स्त्रियों के मुक्ति के लिए, उन बिंदुओं पर हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे पहला बिंदु है कि स्त्रियों के शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध में संघर्ष करना, अर्थात जो शोषण हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके विरुद्ध में कहीं ना कहीं उसका संघर्ष करना, एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ने की पहल करना। दूसरी जो बिंदु है वह स्त्रियों की समस्याओं पर विचार करना, कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं उन को झेलती हैं, उस पर विचार विमर्श करना। साथ ही स्त्रियों को समाज में एक प्रतिष्ठित व ससम्मान जीवन जीने की पहल कराना, स्त्रियों के अस्तित्व की पहचान करवाना, स्त्रियों में मानसिक रूप से आत्मविश्वास पैदा करने की पहल करना, मानसिक एवं शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाना तथा साहित्य, मीडिया और सिनेमा में स्त्री संबंधी मुद्दों से जागृति लाने की कोशिश करना, जिससे स्त्रियों को व्यापक स्तर पर एक पहचान मिले, उनको लोग जाने, उनके उन बिंदुओं को समझ पाएं जिन बिंदुओं से कहीं ना कहीं उसकी पहचान धूमिल होती रही है। और अंतिम बिंदु जो महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है वह है स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करना। तो इन बिंदुओं को चर्चा परिचर्चा के केंद्र बिंदु में रखकर यह कोशिश की जाती है कि स्त्री को किस तरह से मुक्त किया जाए, स्त्री के उन बंधनों को उससे दूर किया जाए तथा स्वतंत्र जीवन जीने की पहल में उसे आगे बढ़ाया जाए। समाज में असमानता, विभेद एवं छलाव को देखते हुए स्त्रियों ने अपने लिए उन सभी अधिकारों को प्राप्त करने हेतु मिलजुल कर आवाज उठाया जिससे उन्हें सदियों से वंचित रखा जाता रहा है। इसमें लैंगिक असमानता, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, घरेलू हिंसा, समान वेतन आदि जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब स्त्रियों में चेतना आई, जब स्त्रियों में जागरूकता आई, जब उनको अपने अधिकारों की पड़ताल हुई, तो वो अपने खिलाफ उन सभी जो शोषणकारी बिंदु हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर विरोध करती हुई दिखाई पड़ी और साथ ही साथ उनको दूर करने की पहल में एक साथ मिलजुल कर कार्य करती हुई नजर आई। तो इस तरह से न केवल इसमें सफलता अर्जित करती हैं बल्कि वो अपने सभी मूल्यों को प्राप्त करने हेतु आज भी निरंतर संघर्षरत हैं और बहुत हद तक वो प्राप्त भी कर रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष ने पूंजी का उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बनाया, इसके साथ ही स्त्री की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया। स्त्री पर अनुशासन के कठोर नियम लागू कर दिए गए। कौमार्य और यौन शुचिता के बंधन में स्त्री को बांध दिया गया। शुचिता की ग्रंथि स्त्री को मनुष्य की श्रेणी से वंचित कर वस्तु में तब्दील कर देती है। यही पितृसत्ता है, यही पितृसत्तात्मक समाज है जो कहीं ना कहीं पुरुषवादी सोच को बढ़ावा देता है और पुरुषवादी सोच अपने पुत्र को उत्तराधिकारी के तौर पर कहीं ना कहीं स्थापित करता है। इससे स्त्रियों को हीन और कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की पहल की जाती है। यही कारण है कि उसे स्त्रियों के अंदर केवल विलासिता का भाव दिखता है, केवल वस्तु का भाव दिखता है, केवल उसके अंदर केवल बच्चों को उत्पन्न करना, घरेलू कार्यों की देखभाल करना, इस तरह की पहल ही दिखाई पड़ती है और उसे कहीं ना कहीं सेवा भाव करने की एक तरह से पहल
या जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। यही कारण है कि स्त्रियां वस्तु के रूप में एक दूसरे के हाथ की कठपुतली बनती नजर आती रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को चुनाव एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर से वंचित रखा गया। उसे अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अवसर ही प्रदान नहीं किए गए और न ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अवसर ही दिया गया। अर्थात जब वस्तु बन गई, जब वह कठपुतली बन गई, तो इस तरीके से न केवल उसे अपने जीवन के ही विषय में सोचने, अपने जीवन के विषय में ही विचार करने की पहल की जाती रही, या अर्थात उसे सोचने के बिंदु ही दिए गए और न ही उसे स्वतंत्र रूप से उन मूल्यों को जानने परखने की ही कोशिश की जाती रही, जिन मूल्यों को वो अर्जित कर पाए, जिन मूल्यों को वो स्वेच्छा से पा पाए। तो अगर वो कोई भी कार्य करती भी हैं तो वो पुरुषों के अधीन रहकर, पुरुषों के ही आदेश पर, पुरुषों के ही कहीं ना कहीं इशारों पर वो करती हैं। अर्थात पूर्णतः वह किसी के हाथ की कठपुतली बनकर ही वो कार्य करती हैं। यह पितृसत्तात्मक की एक कहीं ना कहीं अच्छे प्रवृत्ति की पहल नहीं है, बल्कि स्त्रियों को हीन और कहीं न कहीं उसे चरित्रहीन बनाने की पहल है, उसे उल्टा बनाने की पहल है, कहीं न कहीं उसे शोषित करने की पहल है, उसे दासत्व प्रदान करने की पहल है। स्त्री की मुक्ति में बाधक पुरुष नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो स्त्री के दोयम दर्जे के लिए जिम्मेवार है और पुरुष को यही पट्टी पढ़ाता आया है कि स्त्री उसके उपभोग की वस्तु है। यहाँ पर समझने की जरूरी बात यह है कि पुरुष तो केवल एक अंश मात्र है, पुरुष तो केवल एक कठपुतली मात्र है। उसके पीछे की जो व्यवस्था है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, वह इन सभी बिंदुओं को स्थापित कराने के हेतु पुरुष का कहीं ना कहीं सहारा लेती है और पुरुषों के ऊपर थोपते हुए उस व्यवस्था को कायम कराती है। अर्थात पितृसत्तात्मक व्यवस्था पुरुष के अंतर्मन में इस तरह से बैठ जाती है, उसे बचपन से ही वो शिक्षा दी जाती है, उसे सिखाया जाता है कि उसे एक पुरुष के रूप में, एक जिम्मेदार पुरुष के या व्यक्ति के रूप में कार्य करना है। तो इस तरीके से वह उन्हीं सभी बिंदुओं को स्थापित करता हुआ, उन्हीं सभी बिंदुओं को जानता हुआ, उन्हीं सभी बिंदुओं को कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसी कारण से यहाँ विभेद की जो स्थिति है, स्त्री और पुरुष के बीच में, महिला और व्यक्ति के बीच में जो विभेद बनता जाता है, वही आगे कहीं ना कहीं जड़ता को उत्पन्न करता है, असमानता को उत्पन्न करता है। पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्रियों पर अपने विचार एवं बंधनों को पुख्त करने के लिए परंपरा, धर्म, शास्त्र, कानून, मिथक आदि का सहारा लिया। स्त्री को मद्देनजर रखते हुए तमाम नियम गढ़े गए, जहां स्त्री को पुरुष के पीछे इशारों पर चलने की नसीहत दी जाती रही। अर्थात पुरुष तो कठपुतली था ही जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चला पाए, जो वर्ण व्यवस्था को चला पाए, जो ब्राह्मणवादी सोच को चला पाए, इसके लिए पुरुष तो जिम्मेदार था ही, साथ ही साथ वह धर्म, शास्त्र, कानून, मिथक, परंपरा, इनका सहारा लेकर उन सभी मानकों को पूर्ण करने की पहल निरंतर की जाती रही और यह कोशिश की जाती रही कि किस तरीके से स्त्रियों को गुलाम बनाया जा सके, स्त्रियों को अधीन बनाया जा सके और स्त्रियों को घर की चारदीवारी के अंतर्गत एक सभ्य और मर्यादित स्त्री के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाती रहे। तो यह कोशिश निरंतर की जाती रही है, एक नियमबद्ध तरीके से की जाती रही है और यही पहल है कि आगे भी इसके स्वरूप बराबर दिखाई पड़ते रहे हैं। समाज ने मनमाने ढंग से जो स्त्री छवि का निर्माण किया, जहां उसे एक ओर देवी, लक्ष्मी और सतीत्व नारी का दर्जा दिया, तो वहीं दूसरी ओर उल्टा, बदचलन, चरित्रहीन, अपमानित, अधर्मी, कुमार्गी भी कहा। अर्थात जब स्त्री पुरुषों के बनाए हुए या पितृसत्ता के बनाए हुए व्यवस्था के अनुरूप चलती है तो वह देवी है, लेकिन जब वह उस व्यवस्था के विपरीत कदम रखती है तो वही स्त्री उल्टा, चरित्रहीन, बदचलन, अपमानित, अधर्मी,
कुमार्गी, इस तरह के आवरणों में बदती जाती है, इस तरह के चरित्रों में कहीं न कहीं पुरुषों द्वारा गढ़ दी जाती है या प्रतीकों द्वारा बाँध दी जाती है। तो इस तरह से स्त्रियों को जो बंधक बनाने, स्त्रियों को नीचा दिखाने की जो एक साजिश है, सोच है, वह यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के माध्यम से पुरुषों की एक सोची-समझी एक पहल के रूप में दिखाई पड़ती है। वर्तमान समय में स्त्रीवादी जो मुद्दे हैं, उनका केंद्रीय बिंदु क्या दिखाई पड़ता है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि स्त्री जीवन को पितृसत्ता द्वारा नियंत्रित करने वाले तरीकों की पहचान कर उनका विरोध करना, यानी पितृसत्ता के वो कौन से बिंदु है जो स्त्री को स्त्री न मानने, उन्हें कहीं न कहीं नीचा दिखाने की पहल करता हुआ दिखाई पड़ता है, उसकी पहचान करके उसका विरोध करना। स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने जीवन के पुनर्मूल्यांकन की तरफ ध्यान देना, यानी कौन से ऐसे बिंदु है, कहाँ पर वो स्त्रियाँ अपने जीवन में नकारात्मक बिंदुओं को झेलती हुई नज़र आती है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जहाँ वह शिकार होती हैं शोषण का या छलाव का, उसका कहीं न कहीं मूल्यांकन करना, ये एक पहचान देती है। शिक्षा से स्वयं को समृद्ध बनाने की कोशिश करना, ये आज के स्त्री विमर्श का मुख्य बिंदु है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी तरीके से देह पर पितृसत्ता का नियंत्रण से मुक्ति, अर्थात देह पर अधिकार से मुक्ति, यानी किसी के इशारे पर कार्य करना या किसी की कठपुतली होना, इससे कहीं न कहीं अपने को बचाना है। यानी हम स्वतंत्र जीवन जीने, स्वतंत्र पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र जीवन जिएँ, ऐसी पहल करने की कोशिश स्त्रियों की जाती है स्त्री विमर्श के दायरे में रहे। सभी सामाजिक व मानवीय मूल्यों को प्राप्त कर समाज में जो स्वयं की पहचान को स्थापित करना, अर्थात अपनी एक खुद की पहचान को स्थापित करना कि किस तरीके से हम एक नारी के रूप में, हम एक मनुष्य के रूप में जाने जाए, इसकी पहल करना। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज समाज में स्त्री केवल कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि वह पुरुष की तरह केंद्र में अपनी पहचान स्थापित कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। इसलिए वह अपने अस्तित्व की लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से एक स्वर में आवाज दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज स्त्रियां न केवल अपने अधिकारों को पाने, अपने उन मूल्यों को पाने की पहल में दिखाई पड़ रही हैं, बल्कि वह समाज के उन सभी बिंदुओं को पाने की पहल करती हुई नजर आ रही है, जो पहल कहीं न कहीं उसे एक समृद्ध मानवीय स्वरूप प्रदान कर सके, उसे स्त्री के रूप में पहचान मिल सके, उसे स्वतंत्र जीवन जीने की ओर उद्घाटित कर सके। आज स्त्री विमर्श समाज के अंतर्विरोधों को कहीं न कहीं न केवल उकेरने की कोशिश कर रहा है, बल्कि पितृसत्ता है उसके खिलाफ स्त्रियों को एकजुट होकर लड़ने की पहल भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से स्त्री विमर्श या स्त्री की जो अपनी पहल है, स्त्री विमर्श के दायरे में स्त्री मुक्ति की जो एक कामना है, वह हम यहाँ पर बखूबी देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस तरह के से हम आज स्त्री विमर्श के कुछ बिंदुओं को इस देखते हुए स्त्री विमर्श के एक-एक बिंदु को के रूप में हम यह जानने की कोशिश किए कि किस तरीके से स्त्री विमर्श के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को लेकर स्त्री की मुक्ति, स्त्री की स्वतंत्र जीवन जीने की पहल, स्त्री को दासत्व से दूर करने की पहल, स्त्री को पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक समाज से रोकने या उसे वंचित करने की पहल यहाँ की जाती है, और उसके लिए एक व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाता है, एक चर्चा परिचर्चा का रूप प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम इस बिंदु को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित थे और इस पर व्यापक तरीके से जानने और समझने की कोशिश भी की है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्त्री विमर्श पर यह व्याख्यान पसंद आएगा। यदि यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट से यह सूचित कर सकते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे या करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आगे पुनः एक नए क्लास को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।